नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, भारत के यवन राज्य, इस पर चर्चा करेंगे। ये हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इससे पहले आपने यदि मेरे पहले वीडियो ना देखे हों तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं आज की क्लास की। भारत के यवन राज्य, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले आरंभ करते हैं कि कौन थे यवन, कहाँ से आए थे और इनका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, विदेशी आक्रमणकारी थे ये, जो बैक्ट्रिया या ग्रीक जिसे बोल सकते हैं, ये यहाँ से आए थे। उत्तर पश्चिम में विदेशियों के आक्रमण मौर्य काल में हुए थे, अर्थात मौर्य काल जैसे ही मौर्य काल का अंत हुआ, अर्थात मौर्य काल का पतन होने के बाद हमारे देश में अर्थात इंडिया उस समय इतना पावरफुल कोई शक्तिशाली राजा नहीं था जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को रोक सके, विदेशी आक्रमण से अपनी इंडिया की रक्षा कर सके। तो जब मौर्यों का काल ख़त्म होता है या उनका पतन होता है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटित होती है। इसमें विदेशी जो आक्रांता होते हैं वो आते हैं और अपने यहाँ पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिनमें बैक्ट्रिया कहें या ग्रीक कहें, जिन्हें पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य के उसमें पन्नों में यवन के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था। आपको मैंने सिकंदर के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, जिसे मैसिडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पर्थिया, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग भी शामिल थे, जो कि सिकंदर ने जीते हुए थे। इन साम्राज्य का काफ़ी बड़ा भाग सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर के पास रहा, जो कि सिकंदर का सेनापति था। ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के बाद ये काफ़ी बड़ा भाग सेल्यूकस निकेटर के पास आ गया था। यद्यपि अफ़गानिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम के भाग जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ती है। एक्चुअल में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। और उसके अलावा जो सिकंदर ने जीते हुए बहुत सारे राज्य थे, उनमें से कुछ राज्य या कुछ जो नगर थे जो भी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को भी दिए थे। किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। आगे देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये सारी चीज़ें मिल गईं। इसके बाद देखते हैं, सेल्यूकस और उसके तुरंत बाद के अधिकारी कुशल शासक थे, लेकिन परवर्ती शासकों के अधीन साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। अर्थात कि जिनके अधीन जो राज्य थे वो राज्य, छोटे छोटे राज्य क्या होने लगे थे, अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तो इस प्रकार से 250 में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस, पार्थिया के गवर्नर थे, या पर्शिया जी जिससे बोलते, पर्शिया पार्थिया एक ही चीज़ है, ने अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस सेकंड ने अपने देश सेल्यूकस के साम्राज्य से पूरी तरह से अलग कर लिए। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, विघटन हो गया। अब डियोडोटस जो था उसका उत्तराधिकारी मध्य एशिया में अपना साम्राज्य सुगठित करने में लगे हुए थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन बाद के एक शासक जो था डेमेट्रियस, इसका नाम था डेमेट्रियस, ये 220 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व तक रहा, भारत पर का शासन भी रहा। आक्रमण उसने किए थे काफ़ी सारे। 183 के लगभग ईसा पूर्व, 183 ईसा पूर्व के लगभग उसने पंजाब के एक बड़े भाग को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? डेमेट्रियस ने। ओके। वैसे अपनी राजधानी बना दी थी शाकल, जिसे आजकल हम सियालकोट के नाम से भी जानते हैं, जो कि शायद अब मैं समझता हूँ कि ये आधुनिक सियालकोट जो है, जो शाकल है, सियालकोट के नाम से इसे जाना जाता है। बिल्कुल सही है, सियालकोट के नाम से ही इसे जाना जाता है। इसे अपनी राजधानी बना दिया था किसने? डेमेट्रियस ने। ओके। अब देखते हैं, डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी, खरोष्टी दोनों ही भाषाओं में या लिपियों में अपने सिक्के चलाए। लेकिन जब डेमेट्रियस भारत में व्यस्त था अपने राज्य को बढ़ाने में, अपने राज्य को व्यवस्थित करने में, तो स्वयं बैक्ट्रिया के यूक्रेटियस की
अध्यक्षता में विद्रोह हो गया। यूक्रेटिदस की अध्यक्षता में एक विद्रोह हुआ बैक्ट्रिया में, जहाँ से डेमेट्रियस आया था। डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा, अर्थात उसका जो डेमेट्रियस का जो बैक्ट्रिया में राज था वो उससे छिन गया। यूक्रेडिट्स भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता हुआ आगे चला गया। तो देखिए, अभी आपने इनकी जो यवन राज्य हैं इनकी दो राजधानियाँ देख ली। पहली राजधानी इन्होंने बनाई थी सियालकोट, जो आधुनिक सियालकोट है और इसे पहले साकल कहते थे। और दूसरी राजधानी बैक्ट्रिया या यवन लोगों ने अपनी बनाई थी, वो तक्षशिला बनाई थी। ठीक है, मैप में भी बताने की कोशिश करूँगा मैं अभी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यूक्रेडिट्स के सिक्के बैक्ट्रिया, सिस्तान, काबुल की घाटी, कपिशा और गंधार में भी मिले हैं। संभवतः झेलम तथा पश्चिम पंजाब को अपने राज्य में इन्होंने अपने मिला लिया था। चूँकि वो आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए डेमेट्रियस का अधिकार पूरी पंजाब और सिंध पर तक ही रह गया था, आगे वो बढ़ नहीं पाए। भारत में यवन साम्राज्य के दो प्रमुख भागों में इनको बांटा गया है, एक है डेमेट्रियस, दूसरे है यूक्रेडिट्स। देखिए, मैंने अभी बताया दिया, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी सियालकोट बना ली थी और यूक्रेडिट्स की अध्यक्षता में बैक्ट्रिया में हो गया था आक्रमण। तो इसने जो डेमेट्रियस था, इसका राज्य जो बैक्ट्रिया में था वो किसने छीन लिया था? यूक्रेडिट्स ने छीन लिया था। और फिर वो भी भारत की तरफ बढ़ा और इसे में अपनी राजधानी बना ली थी, आपको अभी बताया मैंने। तो इस प्रकार से दोनों ने अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित कर ली थी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे प्रसिद्ध इसमें जो शासक था यवनों में, सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। ठीक है, ये 160 ईसा पूर्व में 160 ईसा पूर्व से लेकर 100 यानी 120 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। और जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से इसको हम जानते हैं, इसको मिनांडर को मिलिंद के नाम से जानते हैं, बौद्ध साहित्य में इसका नाम मिनांडर से मिलता है। और इसके बाद देखते हैं डेमेट्रियस, ये डेमेट्रियस कुल का था। कौन? मिनांडर डेमेट्रियस कुल का था, ऐसा माना जाता है। अब पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी एक ग्रंथ है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि मिनांडर के सिक्के भड़ौच के बाज़ारों में खूब चलते थे। भड़ौच के बाज़ारों में खूब चलते थे। ये स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर मिनांडर का नाम खुदा है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और उत्तर पश्चिमी सीमा वाले प्रदेश भी शामिल थे। एकदम स्पष्ट हो जाता है इन सिक्कों से, क्योंकि हमें जितनी भी प्राचीन जानकारी मिलती है सिक्कों, अभिलेखों या अन्य चीज़ों से ही मिल पाती है, तो इसलिए हम उनको प्रमाणिक मानकर चलते हैं। स्ट्रैबो एक इतिहासकार था। स्ट्रैबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा से लेकर पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए। पतंजलि जो एक दार्शनिक थे, पतंजलि का महाभाष्य है, उन्होंने इसमें लिखा है कि यूनानियों ने अवध के साकेत में और राजस्थान के चित्तौड़ के पास तक घेरा डालकर रखा हुआ था। गार्गी संहिता की अगर बात करें तो योग पुराण अध्याय से हमें पता चलता है कि दुष्ट वीर यवनों ने साकेत, पांचाल, गंगा यमुना का जो क्षेत्र होता है वहाँ मथुरा को जीतकर पाटलिपुत्र तक धावा मारा, लेकिन घरेलू यानी आपसी युद्ध के कारण भी लौट गए। कुछ इतिहासकारों का ऐसा ही मानना है कि ये वर्णन मिनांडर के भारतीय आक्रमणों से संबंधित है। हालांकि कौसाम्बी यानी इलाहाबाद के पास जो रेह से प्राप्त अभिलेख हमें मिला हुआ है, इसमें मिनांडर का स्पष्ट उल्लेख लिखा हुआ है। देखिए, इस प्रकार से ये मिनांडर का सिक्का है, आप देख सकते हैं यवनों के ये सिक्के हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीना। ये देखिए, आप देख सकते हैं मीना पॉय इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये देखिए मिनांडर, ये मिनांडर का सिक्का है, ये यवनों के सिक्के हैं देखिए। और ये इनकी जो टोपी है, कुछ खास ही प्रकार की कैप लगा हुए हैं, ये यवन शासक हैं। पुरातत्विक साक्ष्यों से हमें पुरातत्व की अगर दृष्टि से देखें तो इस बात के संकेत मिलते हैं कि गंगा घाटी में दूसरी शताब्दी के बीच बहुत ज़्यादा विध्वंस भी हुआ था। पुष्यमित्र के राज्यकाल का आरंभ लगभग 187 में हुआ और मिनांडर इससे बहुत बाद में आया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मिलिंद पन्हु एक ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन की कथा है और इन दोनों के साथ वाद विवाद के बाद बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया था। अपने आप को बौद्ध धर्म में इसने शामिल कर लिया था मिनांडर ने, और इसमें इसकी राजधानी शाकल बनाई थी इन्होंने। मिनांडर अपनी राजधानी क्या बनाई? शाकल। मैंने 3 राजधानियाँ बता दी हैं, ये तीसरी राजधानी मिनांडर की शाकल है। अर्थात
यवनों की, मिनंडर की ये सेपरेट है, और जो यवन राज्य मैंने दो अलग अलग यवन राजा बताए, उनकी अलग अलग राजधानियाँ मैंने बता दी हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे पॉज करके फिर से देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आराम से समझ सकते हैं। तो मिलिंद पन्हू ने अपनी राजधानी अर्थात साकल बनाई, जिसे सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी था। वैभव और यशवर पाटलिपुत्र की समान यहाँ पर था, और ये व्यापार का भी काफ़ी अच्छा केंद्र हुआ करता था। इसके मैं आपको बात बता दूं, एक चीनी राजा था, इसका नाम था सी हुआंगती। यहाँ विशाल दीवार बना दी गई, कहाँ पर? अपने चीन के आसपास। तो वहाँ से जो आक्रमणकारी कबीले थे वो पश्चिम की ओर चल पड़े। अब आए वो कैसे? भारत में आने की कहानी है इसकी, कि विशाल चीन की विशाल दीवार होने के कारण वो वहाँ तक तो नहीं जा पाए, लेकिन पश्चिम की तरफ चल पड़े। उसके दबाव के कारण भारतीय स्रोतों में शकों का नाम दिया गया है कि अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़े और बैक्ट्रिया में आ गए और अपने अधिकार स्थापित कर लिया। चूँकि यूची कबीला अब भी इनके पीछे था, इसलिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने पहले पर्थिया और बाद में भारत के इंडो ग्रीक राज्यों पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देखिए इस प्रकार से ये सिक्के इनके दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया। ये राज्य सीमा देख लीजिए। मिलिंद पहली, या जो मिलिंद फर्स्ट था, इन जो पश्चिमी राजा, मिलिंद फर्स्ट पश्चिमी राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने मथुरा के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अपना शासन किया। इसके राज्य की सीमा बैक्ट्रिया यानी पंजाब, हिमालय, जम्मू कश्मीर से लेकर मथुरा तक थी। डेमेट्रियस के समान मिलिंद नामक एक यवन राजा था जो काफ़ी अच्छा शासक भी माना जाता है। इसकी राजधानी सियालकोट थी, और इन्होंने आचार्य से नागसेन से दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म में ये मिल गए थे। बौद्ध अनुयायी में देखते हैं तो प्लूटार्क ने लिखा है कि मिलिंद बड़ा न्यायी, विद्वान और जनप्रिय राजा था। मिलिंद पन्हू की बात कर रहे हैं, मिलिंद की बात कर रहे हैं, मिनांडर की बात हो रही है यहाँ पर। उसकी मृत्यु के बाद उसकी हड्डियों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए गए। इसकी, मिलिंद पन्हू की अर्थात मिनांडर की जो हड्डियाँ थीं मरने के बाद, उस पर बहुत बड़े बड़े स्तूप बनवाए गए। मिलिंद को शास्त्र चर्चा और बहस की बड़ी आदत थी, और वह साधारण पंडित उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे, इतना ज्ञानी भी था वो। बौद्ध ग्रंथों में उसका नाम मिलिंद था, इसलिए मिलिंद पन्हू नाम से पाली ग्रंथ भी है। उसके बौद्ध धर्म को स्वीकृत करने का विवरण दिया गया है इसमें, इस ग्रंथ में। अनेक सिक्कों पर बौद्ध धर्म के धर्मचक्र परिवर्तन का चिन्ह धर्मचक्र बना हुआ है। उसने अपने नाम के साथ धार्मिक विश्लेषण भी दिया हुआ है। ठीक है, ये मिनांडर। अब विदेशी आक्रमणों में आपको मैंने बता दिया है कि सिकंदर आया था, उसके पास मिनांडर, इस प्रकार से ये आए थे। इसके बाद देखिए इनकी विशेष प्रकार की टोपी है। देखिए ये हाथी के सिर वाली टोपी है, इस टाइप की टोपी ये लोग धारण करते थे। पहले हिंद यवन राजा डेमेट्रियस का ये चित्र है जिसमें हाथीनुमा टोपी इसकी भारतीय और इंडो ग्रीक जो सभ्यता है उसको दर्शाती है। ठीक है ना। नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे और भारतीय दार्शनिक थे, और युवान च्वांग के यात्रा विवरण में हमें पता चलता है कि ये चीनी विद्वान थे। उनके विवरण में पता चलता है कि महाकौशल के अंतर्गत जो आधुनिक अभी वर्तमान में बरार नाम से हम जिस स्थान को जानते हैं, विदर्भ देश में है, विदर्भ में इसे बरार नाम से अभी वर्तमान में जानते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आंध्रभृत कुल के किसी शालिवाहन नरेश के राज्यकाल में इनके आविर्भाव यानी उदय हुए थे। चीनी ग्रंथों में ऐसा हमें पता चलता है। नागार्जुन की संस्कृत भाषा में रचित जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद भी हुआ है, और इनका आविर्भाव इस भी उसमें लिखा हुआ है सेम वैसा ही। नागार्जुन ने अपने शासक के पास जो उपदेश में पत्र लिखा था वह तिब्बती और चीनी भाषा से अनुवाद आज भी हमें उपलब्ध है, और इस पत्र में नाम नहीं दिए होने के कारण राजा यज्ञश्री नागार्जुन को समसामयिक शासक माना जाता है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि किस राजा के काल में और भी रहे ये। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक। और ये देखिए ये नागार्जुन का चित्र है, ये नागार्जुन है और इसके अनुयायी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से मिलिंद पन्हू इसके नीचे है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको जानकारी में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, और आपके कमेंट से हमें
जान आपके द्वारा ही पता चलता है कि और वीडियो किस टाइप में आपको चाहिए होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।